आरना रुक्षित के अजीब बिहेवियर को नोटिस कर रही थी। ये समझ में आते ही रुक्षित सतर्क हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि अब मुझे नॉर्मल रहना होगा। रुक्षित की बात सुनकर आरना ने उसे कुछ नहीं कहा और वैसे ही लेटे हुए फिर से बोली, रिद्धि को बुला दो। आरना की बात सुन रुक्षित ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे कहो क्या काम है, मैं कर देता हूं। वो रिद्धि को नहीं बुलाना चाहता था। अगर वो कमरे में आती तो सबको पता चल जाता कि आरना को चोट लगी है। आरना ने उसे देखा और कहा, मुझसे ये नहीं हो रहा है, इसीलिए रिद्धि को बुला दीजिए ताकि वो मेरी चोट पर मरहम लगा सके। आरना की बात पर रुक्षित ने आरना से कहा, मैं लगा देता हूं। आरना कुछ नहीं बोली और उसके हाथ में वो क्रीम दे दी। रुक्षित ने वो क्रीम आरना के हाथ से ली और उसकी कमर को देखा। आरना की दूध सी गोरी कमर रुक्षित के सामने थी, जिसे देख उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने अब तक किसी लड़की को छूना तो दूर, इतने करीब से देखा भी नहीं था। उसे आज ये सब करना पड़ रहा था। उसने अपना थूक निकला और आरना के कमर पर हल्के हाथों से मरहम लगाने लगा। रुक्षित के छूने से आरना एकदम से सिहर गई। रुक्षित मरहम लगाते हुए आरना को देख रहा था, जो आंखें बंद करके अपने होठों को अपने दांतों के बीच दबाकर रखे थी। उसे ऐसे देख रुक्षित के शरीर में हलचल मच रही थी। रुक्षित आरना की कमर को अपने हाथों से मसाज कर रहा था और उसका पूरा ध्यान आरना के चेहरे पर था। रुक्षित के मसाज करने के कारण आरना को काफी आराम मिल रहा था। रुक्षित काफी देर तक उसे देख रहा था। अचानक ही उसे कुछ सूझा और उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपने मन में बोला, मिल गया आइडिया। अब जल्दी से दद्दू को बताता हूं और यहां से चला जाता हूं और इस आफत की पुड़िया को भी साथ ले जाना होगा। आरना सो गई थी। रुक्षित उसे सोते देख धीरे से बेड से उठा और बालकनी में जाकर उसने रामू को फोन करके अपना हेलीकॉप्टर रेडी करने को कहा। फिर वो अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में गया, जहां उसके दद्दू बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। रुक्षित ने उनके पास जाकर कहा, दद्दू, आप मुझे यहां से जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? रुक्षित की बात सुन दद्दू बोले, तुम्हारी कल ही शादी हुई है और तुझे अभी जाना है। रुक्षित बोला, पर दद्दू, मेरा जाना जरूरी है, आपको तो पता है ना, फिर भी आपने ये सब किया। शादी भी नहीं करनी थी, फिर भी आपने हमारी शादी करा दी। आपको क्या वो गांव की भोली भाली लड़की लगती है जिसे बहला फुसलाकर शांत किया जा सके? रुक्षित की बात सुन दद्दू हंसते हुए बोले, अरे पता है, इसीलिए तो तुम्हारी शादी उससे की है मैंने। तुम्हारे साथ गांव की सीधी साधी लड़की नहीं, तेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें टक्कर दे। कभी कुछ भी हो जाए तो वो डरे नहीं, बल्कि हिम्मत से काम ले। तुम्हारी दुनिया में वो तुम्हारे जैसे ही हो, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और याद रख, वो लड़की बहुत अच्छी है, तू उसे प्यार से रखेगा तो वो भी तुम्हें प्यार देगी। सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती और मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद है, लेकिन तुम्हारा ईगो वो तुम्हारे आड़े आ रहा है। रुक्षित बोला, दद्दू, मुझे यहां से जाना है, बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, जा, नई बहुरिया को अपने साथ ले जा तू, वो तुम्हारे साथ रहेगी। और हाँ, हमें जल्दी खुशखबरी भी दे देना। दद्दू ने रुक्षित का कंधा थपथपाते हुए कहा। रुक्षित उनकी बात सुन घूर कर बोला, अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और आप इतने आगे चले गए। दद्दू ने उसे मुस्कुराकर देखा और सबको बुलाते हुए बोले, सुनो सब, हमारा लाड़े सर बहुरिया को लेकर मुंबई जा रहा है घूमने। हमें परदादा जो बनना है। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां आरना आ गई। अब उसका दर्द काफी हद तक ठीक था। आरना जब नीचे आई तो सब उसे देखने लगे। अपने आप को ऐसे सबको घूरता पाकर आरना को थोड़ा अजीब लगा। उसने पास खड़ी रिद्धि से कहा, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
रिद्धि ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि भाई आपको सुहागरात मनाने के लिए मुंबई ले जा रहे हैं। रिद्धि की बात सुन आरना की आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। शर्म से उसके गाल लाल हो गए और उसे खांसी आ गई। आरना को खांसता देख कुसुम जी जल्दी से उसके पास आकर बोली, बहुरिया, तुम ठीक तो हो? जी मां जी। आरना रुक्षित को घूरते हुए कुसुम से बोली। रुक्षित ने आरना को देखा, जो उसे बुरी तरह घूर रही थी, जैसे अभी उसका कचूमर बना देगी। दादाजी की बात सुन कामिनी बोली, पर यह क्यों जा रही है? अभी तो आई है। जब से आई है बस आराम ही कर रही है, थोड़ा भी काम नहीं किया इसने, और अब जा भी रही है। कामिनी की बात सुन सबने उसे घूर कर देखा। कुसुम उसे देखकर बोली, अब उसका पति जा रहा है तो वो यहां क्यों रहे? रुक्षित ने आरना को देखा, जो ये सब सुनकर अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। उसे ऐसे देख रुक्षित को पता नहीं क्यों कामिनी की बात पर गुस्सा आ गया था। उसने कामिनी को घूर कर देखा और कहा, भाभी, जब आप शादी करके आई थी तब आपने पूरे 10 दिन आराम किया था, यह कहकर कि आपकी तबीयत खराब है, और आरना ने थोड़ा ही सही पर काम तो किया। यह कहकर रुक्षित ने आरना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले जाते हुए बोला, हमें देर हो रही है। आरना रुक्षित की बात सुन शॉक थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो खड़ूस उसकी साइड ले रहा है। वो कभी रुक्षित को देखती तो कभी अपने हाथ को, जिसे रुक्षित ने पकड़ा हुआ था। रुक्षित उसे कमरे में लेकर आ गया और उसका हाथ छोड़कर बोला, चलो, जो सामान लेना है वो लो, हमें निकलना है। रुक्षित के हाथ छोड़ते ही आरना ने उसे धक्का दिया और बोली, आपने नीचे क्या बकवास की है? ऐसे कौन बोलता है? इतनी भी अकल नहीं है आपको? रुक्षित आरना के ऐसा धक्का देने पर चिढ़ गया और अपने कदम आरना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, वो सब दद्दू ने कहा था। और तुम क्या बार बार मुझसे ऐसी बातें करती हो? तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? रुक्षित को अपने पास आता देख आरना पीछे की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी और उसे देख हंसते हुए बोली, आप खुद ही खुद को बुढ़ा कह रहे हैं। यह कहकर आरना फिर से हंसने लगी। रुक्षित आरना की हंसी देख जैसे उसमें खो सा गया था। वो एक तक उसे देख रहा था, लेकिन उसकी बात सुन रुक्षित गुस्सा हो गया और उसने एकदम से आरना की कमर को पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया। रुक्षित के ऐसे अचानक मुंह से आरना की सांसें एकदम से रुक गई और उसके दिल के तार जोर जोर से बजने लगे। यही हाल रुक्षित का भी था। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। आरना रुक्षित की आंखों में देख रही थी और रुक्षित आरना की नीली आंखों में खोया हुआ था। तभी उन्हें रिद्धि की आवाज आई, जो शायद आरना को बुला रही थी। उसकी आवाज सुन दोनों होश में आए। आरना रुक्षित से नजरें चुराते हुए जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। रुक्षित आरना को जाते हुए देखता रह गया और अपने बालों में हाथ फेरकर हल्का मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद रुक्षित भी नीचे आ गया। जब आरना और रुक्षित नीचे आए तो वहां पर कोई नहीं था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। महिलाएं रसोई में थी और घर के मर्द अपने काम में लगे हुए थे। घर में काम कर रहे एक आदमी ने आरना और रुक्षित का सामान लिया और उसे लेकर बाहर चला गया। रुक्षित ने आरना को देखा और बोला, आओ मेरे साथ। रुक्षित उसे घर के दूसरी तरफ ले गया, जहां इस वक्त दादाजी और घर के पुरुष काम कर रहे थे। दादाजी गौ माता को चारा खिला रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो उनसे बातें कर रहे थे। रुक्षित ने उन्हें देखते हुए कहा, दद्दू, हम निकल रहे हैं। रुक्षित की बात सुनकर दादाजी ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख आरना बोली, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? दादाजी उसकी बात सुनकर बोले, नहीं बिंदड़ी, हम यही खुश है। हमें वो शहर की हवा रास नहीं आती। ये मेरा गांव है। यहां जो सुकून है वो शहर में कहां। हम यही हमारे काम में खुश हैं। आरना उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। दादाजी ने वहां काम कर रहे एक आदमी को आवाज लगाई और बोले, ओए सुन छोरा, जा सबको कह बाहर आ जाए, लाड़ेसर निकल रहा है। वो आदमी बोला, जी मालिक,
अभी कह देते हैं। सबने आरना को खूब सारा लाड़ प्यार किया। रुक्षित ने आरना का जरूरी सामान नौकर के हाथ गाड़ी में रखवा दिया था और दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद लेके घर से निकल गए। जीप रुक्षित चला रहा था। उसके साइड की सीट पर आरना बैठी थी। वो अपने आसपास देख रही थी। सब जगह हरियाली थी। वो नजारा काफी खूबसूरत था। ये सब देखते हुए आरना के फेस पर स्माइल थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। रुक्षित का ध्यान सामने ना होकर आरना पर था। 1 घंटे बाद वो लोग एक खुली जगह पर आकर रुक गए। सामने रुक्षित का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर को देख आरना ने रुक्षित को देखा, लेकिन रुक्षित ने उसे नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था इस लड़की का दिमाग कहीं पर भी चलेगा। आरना ने रुक्षित को घूरा और अपना मुंह बनाकर आगे चलने लगी। आरना जब हेलीकॉप्टर के पास पहुंची, उसे बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया और आरना को देखकर एक बॉडीगार्ड बोला, मिस, आप रास्ता भूल गई हैं। यह आपका नहीं, हमारे बॉस का है। प्लीज आप यहां से जाइए। अगर बॉस ने आपको यहां देखा तो आपको मार डालेंगे। उस बॉडीगार्ड की बात सुन आरना का मुंह अजीब सा हो गया। उसने उन बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे बॉस के इस खटारा में बैठने का, समझे? ये कहकर आरना जाने लगी। तभी वह रुक्षित रौब से चलते हुए आया। उसे आता देख सब बॉडीगार्ड्स के पसीने छूटने लगे। रुक्षित ने देखा आरना कहीं और जा रही है, तो उसने आरना को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या इतना बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा जो तुम वहां जा रही हो? रुक्षित की बात सुन आरना ने उसकी ओर मुड़कर कहा, यह हेलीकॉप्टर आपका नहीं है। और फिर बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करके कहा, इनके बॉस का है, तो हम आगे जा रहे थे। रुक्षित ने उस बॉडीगार्ड को घूर कर देखा। रुक्षित की खा जाने वाली नजरें खुद पर महसूस कर बॉडीगार्ड थर थर कांपने लगा। बेचारा, उसे क्या पता था कि वो कौन है। रुक्षित ने आरना की तरफ देखकर कहा, चलो हमें देर हो रही है। आरना ने उसकी बात नहीं सुनी और आगे जाने लगी। ये देख रुक्षित का पारा चढ़ गया। उसने अपने कदम तेज किए और आरना की तरफ चला गया और झट से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। रुक्षित के ऐसे अचानक खींचने के कारण आरना एकदम से हड़बड़ा गई और अपने हाथ से रुक्षित के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक्षित ने आरना को घूर कर देखा और कहा, ऐसा बिहेव मत करो जैसे हम कोई अजनबी है, समझी? और चुप रहो। कितना बोलती हो तुम? तुम्हारा मुंह नहीं दुखता? खड़ूस कहीं के, जब देखो तब धौंस जमाते हैं। आरना ने मुंह फुलाकर कहा, सुन रहा हूं मैं बीवी। रुक्षित ने आरना के गुस्से से फूले मुंह को देखते हुए कहा, जिसे सुन आरना खामोश हो गई। सब बॉडीगार्ड्स अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर रुक्षित और आरना को देख रहे थे। उनके निर्दयी माफिया बॉस किसी लड़की को अपने साथ लेकर चल रहे थे। ये सब उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। आरना ने देखा सब उसे और रुक्षित को घूर रहे हैं। ये देख वो रुक्षित से सट गई और उसने अपना मुंह रुक्षित के सीने की तरफ छुपा लिया। आरना के ऐसे करने पर रुक्षित को बेचैनी होने लगी। उसने एक नजर आरना को देखा और फिर सामने देखा, जहां सब उसे घूर कर देख रहे थे। ये देख रुक्षित को काफी गुस्सा आया। उसने सबको अपनी आंखें दिखाई, जिसे देख सबने अपना चेहरा नीचे कर लिया। क्या रुक्षित और आरना में बढ़ रही हैं नजदीकियां? क्या सपनों की नगरी मुंबई पहुंचकर दोनों का होगा मधुर मिलन? जानने के लिए सुनिए इस अनोखी कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुक्षित ने आखिरकार दद्दू से इजाजत ले ही ली मुंबई जाने की, और वो अब अकेला नहीं, अपनी नई ब्याहता पत्नी के साथ वापस जा रहा है। आरना ने साड़ी पहनी हुई थी, तो उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। रुक्षित को जैसे ही यह एहसास हुआ, उसने आरना को गोद में उठाया और आरना को लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया और सीट पर बैठ गया। आरना अभी भी उससे वैसे ही चिपकी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि रुक्षित चल नहीं रहा, तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा और अपना मुंह रुक्षित के सीने से बाहर निकाला।
उसने जैसे ही ये किया, उसकी समुंदर सी गहरी नीली आंखें रुक्षित की आंखों से जा मिली, जो एक टक बस उसे ही देख रहा था। ये देख आरना शर्मा गई और रुक्षित की गोद से उतरने लगी। वो उतरती उससे पहले ही रुक्षित ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ लिया। आरना ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, छोड़िए हमें। रुक्षित ने उसकी आंखों में देखकर कहा, छोड़ने के लिए थोड़ी ही पकड़ा है। रुक्षित का जवाब सुन आरना कुछ नहीं बोली और हौले से उसकी गोद से सरक कर बाजू में बैठ गई। थोड़ी देर बाद आरना रुक्षित के कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। उसे हमेशा ट्रैवलिंग में झट से नींद आ जाती थी। रुक्षित ने उसे आराम से साइड की सीट पर सुला दिया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। कुछ ही मिनट हुए होंगे कि आरना का फोन रिंग होने लगा। रुक्षित ने उस फोन को इग्नोर किया, लेकिन आरना का फोन लगातार बज रहा था। रुक्षित ने आरना के पर्स से उसका फोन निकालकर देखा तो उस पर शिवू स्वीट हार्ट के नाम से 50 मिस्ड कॉल थे। रुक्षित को काफी अजीब लगा। उसे उस नाम को पढ़कर गुस्सा आने लगा। उसने आरना के फोन को साइड में रखना चाहा तो आरना का फोन फिर से रिंग हुआ। रुक्षित ने फोन उठाकर कान पर लगा लिया। 2 मिनट के बाद रुक्षित का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। फोन के दूसरे साइड पर शिवांश ने कॉल उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, यार आरू, तुम कहां हो? 2 दिन से फोन कर रहा हूं, कभी तू उठाती नहीं, कभी तेरा फोन बंद आ रहा है। चल क्या रहा है तेरा? तू है कहां? ये बता तू पहले। मेरी तो जान निकली जा रही है। पहले तो मुझे इंडिया से लंदन बुलवा लिया और अब तू गायब है। शिवांश की आवाज में गुस्सा, प्यार, चिंता साफ साफ छलक रही थी। रुक्षित उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी शिवांश फिर से बोला, यार कुछ तो बोलो प्लीज, मेरा दिल तेरी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। शिवांश की बात सुनकर रुक्षित की पकड़ फोन पर कस गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने साइड में देखा, जहां आरना दुनिया से बेखबर अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। शिवांश बस बोले जा रहा था। रुक्षित ने उसकी बकबक सुन गुस्से से कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अगर इसके बाद तुमने आरना को फोन किया तो तुम्हें ऐसे गायब करवा दूंगा कि तू खुद सोचेगा कि तू दुनिया में आया कैसे था। यह कहकर रुक्षित ने आरना का फोन जोर से उसके बैग के अंदर फेंक दिया और अपना काम करने लगा। कुछ घंटे बाद रुक्षित का हेलीकॉप्टर उसके पैलेस के बाहर आकर रुक गया। रुक्षित ने देखा आरना अभी भी सो रही है। यह देख उसके चेहरे पर एक पल के लिए सुकून छा गया। आरना सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। वो उसे उठाना नहीं चाहता था। उसने आरना को देखा और धीरे से बोला, अगर ये उठ गई तो ये सब देखकर 100 सवाल करेगी। इससे अच्छा ये सोई ही रहे, जब उठेगी तब देख लूंगा। इतना कहकर वो आरना को हौले से अपनी गोद में उठाने लगा। आरना बिल्कुल दुबली पतली थी। वो जब भी नींद में होती दुनिया जहान से बेखबर हो जाती थी। बिल्कुल बच्चों जैसी सुकून वाली नींद में सोने की आदत थी उसे। रुक्षित के ऐसे उठाने से आरना नींद में कसमसाने लगी, जिसे देख रुक्षित रुक गया। वो आरना की नींद को खराब नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद आरना फिर से गहरी नींद में सो गई। तब रुक्षित उसे लेकर हौले से चौपर से नीचे उतर गया। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि आरना की नींद ना खुले। जैसे ही रुक्षित चौपर से नीचे उतरा, सब बॉडीगार्ड्स आंखें फाड़े रुक्षित को देखने लगे। यह पहली बार था जब रुक्षित किसी लड़की के साथ था, और वो भी उसे गोद में लेकर। यह सबके लिए बहुत बड़ा झटका था। रामू ने सबको घूर कर देखा, जिसे देख सब बॉडीगार्ड्स रुक्षित के सम्मान में सर झुकाकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड आगे आते हुए रिस्पेक्टफुली बोला, वेलकम होम बॉस। रुक्षित ने उस आदमी को अपना सर टेढ़ा करके देखा और कहा, हमारे ही इलाके में हमारा ही वेलकम। नॉट बैड। रुक्षित की बात सुनकर उस आदमी के पसीने छूट गए और वो घबराते हुए बोला, सॉरी बॉस, मैं तो बस। रुक्षित ने उसे घूर कर देखा और वहां से
तेज कदमों से अपने पैलेस के अंदर चला गया। उसने आरना को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और खुद बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। उसने एक नजर सोई हुई आरना को देखा, जो इस समय बहुत आराम से सो रही थी। उसने अपना सर झटका और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पे बैठ गया और अपना काम करने लगा। कुछ टाइम बाद आरना की आंखें खुली। जब उसने देखा वो किसी अनजान जगह पर है तो आरना झट से बेड से उठकर बैठ गई। उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई। रूम देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा रूम वाइट कलर का था। बड़ा सा हाफ सर्कल का बेड, जिस पर बड़ा सा सॉफ्ट गद्दा था, जिस पर वो इस वक्त बैठी हुई थी। बेड के चारों तरफ सॉफ्ट सा कारपेट था, जो बहुत यूनिक डिजाइन का था। बेड के पीछे की वॉल पर रुक्षित की बहुत बड़ी फोटो फ्रेम लगी हुई थी, जिसमें रुक्षित शान से किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में सिगार थी, जिसका धुआं उड़ रहा था। बेड के सामने वाले वॉल पर बड़ा सा टीवी था। बेड के राइट साइड में बड़ी सी बालकनी थी। बालकनी के डोर से थोड़ी दूरी पर बाथरूम था। बाथरूम के साइड में बड़ा सा ड्रेसिंग रूम था। सब कुछ व्हाइट कलर का था। ऊपर सीलिंग पर बड़ा सा झूमर था। उस झूमर की लाइट सीधा बेड पर गिर रही थी। बेड के लेफ्ट साइड पर बड़ा सा सोफा सेट था, जिसके बीच में यूनिक डिजाइन का कॉफी टेबल था। रूम बहुत बड़ा था। यह रूम आरना को किसी विला से भी महंगा और यूनिक लग रहा था, जिसे देख आरना की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने रुक्षित को देखा, जो पूरी तरह से लैपटॉप में बिजी था। आरना ने उसे घूरते हुए मन ही मन में कहा, बड़ा अजीब है ये। गांव में तो पूरा पुराने जमाने का घर, और ये घर इतना आलीशान। आखिर ये है कौन और करता क्या है? मुझे तो ये भी नहीं बताया दद्दू ने, और जो भी बताया वो भी सब उलट पुलट। पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी आंखें जैसे बहुत कुछ छुपा हो इसमें। आरना ने अपना सर झटका और बेड से उतरकर अपना बैग ढूंढने लगी। रुक्षित, जिसका ध्यान भले ही लैपटॉप पर था, लेकिन उसे अपने आसपास की पूरी खबर थी, उसने आरना को देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े ड्रेसिंग रूम में हैं। आरना ने रुक्षित को देखा, जिसका ध्यान अब भी लैपटॉप पर था। उसने रुक्षित को घूर कर देखा और फिर बोली, आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बरसों से यहीं रहती हूं। रुक्षित ने आरना को अजीब नजरों से घूरा और बोला, इतनी तो तुम बुद्धू लगती नहीं हो जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। आरना ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अजीब है आप भी। बता देंगे तो क्या आपका पैसा खर्च हो जाएगा? रुक्षित ने उसे देखे बिना कहा, राइट साइड है। धन्य हो आप गुरु, जो आपने हमें इतना तो बता दिया। बहुत बड़ा काम किया आधा अधूरा बता के। ये कहकर आरना क्लोजेट रूम में चली गई। आरना जब क्लोजेट रूम में आई, उसने देखा एक पूरा वार्डरोब उसके कपड़ों से भरा पड़ा था, जिसमें सभी प्रकार के कपड़े थे। आरना ने अपने लिए टी शर्ट और एक शॉर्ट पैंट निकाली और फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद आरना बाथरूम से बाहर आई। रुक्षित ने जब आरना को देखा तो देखता ही रह गया। आरना ने अपनी टी शर्ट की नॉट बांध रखी थी, जिस कारण उसका थोड़ा पेट दिख रहा था। शॉर्ट्स में उसकी गोरी टांगे साफ दिख रही थी। ऊपर से उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। हाथों में रेड चूड़ियां, गले में छोटा सा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। बस आरना ने और कुछ भी नहीं लगाया था। अभी अभी हॉट शावर लेने के कारण आरना का शरीर हल्का गुलाबी हो गया था, जिससे वो किसी खुले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसके हाथ में टॉवल था, जिससे वो अपने बालों को सुखा रही थी। रुक्षित उसे ऐसे देख जैसे पागल सा हुआ जा रहा था। उसकी बॉडी में हलचल मची हुई थी। एसी ऑन होने के बावजूद उसे हल्का पसीना आ रहा था। आरना ने वो टॉवल साइड में रखा और सीधा जाकर रुक्षित के पास बैठ गई और उसे देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा?
उसे ऐसे देख रुक्षित का मन कर रहा था कि बस इस लड़की को वो अभी खा जाए। उसने आरना को देखकर कहा, क्या खाओगी? बोलो। कुछ भी चलेगा, बस जल्दी से कुछ मिल जाए, बहुत भूख लगी है, आरना ने रुक्षित को देखकर कहा। रुक्षित का ध्यान बार बार उसके गोरे पेट और पैरों पर जा रहा था। उसने अपनी नजरें उससे फेर ली और अपना गला साफ करते हुए बोला, ठीक से बैठो, सब कुछ खुला छोड़कर बैठी हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। रुक्षित की बात सुन आरना आराम से बोली, नहीं लगेगी, मुझे आदत है। रुक्षित ने उसे बिना देखे कहा, फिर भी अपने आप को ढक लो, सब दिख रहा है। आरना बोली, मुझे कौन देख रहा है? रुक्षित ने कहा, मैं। आरना ने रुक्षित को देखा, जो अब उसे ही देख रहा था। आरना ने अपने आप को देखा, फिर रुक्षित को। उसने रुक्षित को घूर कर देखा और कहा, सब ढका हुआ है, तुम्हें क्या दिख रहा है? रुक्षित ने अपनी एक आईब्रो उचका दी और आरना को सोफे पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया। रुक्षित के ऐसे अचानक मूव से आरना का मुंह खुल गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने घबराकर रुक्षित को देखा। रुक्षित की इंटेंस नजरें आरना को घूर रही थी। रुक्षित ने आरना के ऊपर आकर उसके खुले पेट पर अपना हाथ रख दिया। रुक्षित के ऐसे हाथ रखने से आरना एकदम से सिहर गई। रुक्षित ने उसके पेट पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, यह दिख रहा है। रुक्षित के ऐसे छूने से आरना का रोम रोम कांप उठा। उसने अपना थूक निगलते हुए कहा, तो आप क्यों देख रहे हैं? अपनी आंखें बंद करिए। क्यों? मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं? रुक्षित ने आरना के चेहरे के एकदम नजदीक जाकर कहा। रुक्षित की बात सुन आरना ने उसे अपने ऊपर से धक्का देते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए मेरे ऊपर से। रुक्षित आरना के धक्का देने से थोड़ा भी नहीं हिला, जिस कारण आरना चिढ़ गई। रुक्षित आरना के होठों को देख रहा था कि तभी उनके रूम का डोर किसी ने नॉक किया। डोर नॉक की आवाज सुन रुक्षित आरना के ऊपर से उठ गया। रुक्षित के उठते ही आरना ने अपनी टी शर्ट का नॉट खोल दिया और अपने पेट को ढक लिया। रुक्षित के ऐसे बिहेवियर से उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। क्या मिट जाएंगे सारे फासले इन दोनों के बीच के? रुक्षित और आरना के बीच मोहब्बत अंगड़ाई ले रही है। क्या होगा अब आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये अनोखी दास्तान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुक्षित आरना के एक एक हाव भाव नोटिस कर रहा था। उसने जब आरना को अपना पेट ढकते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिससे वो खुद अनजान था। दोनों के लिए ये एहसास नया था। दोनों भी इस बात से अनजान एक दूसरे की ओर खिंचे जा रहे थे। रुक्षित आरना के होठों को देख रहा था कि तभी उनके रूम का डोर किसी ने नॉक किया। रुक्षित डोर खोलने चला गया। दरवाजा खुलते ही एक नौकर खाने की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर आ गया। नौकर जब अंदर आया तो उसने आरना को देखा, जो बेसब्री से खाने को देख रही थी और अजीब अजीब से फेस बना रही थी, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उस नौकर की आंखें जैसे आरना पर ही जम गई थी। वो एक टक आरना को घूर रहा था। रुक्षित ने जब उसे आरना को ऐसे देखते हुए पाया तो उसका खून जल गया। उसने उस नौकर का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को खाने के गर्म बर्तन पर रख दिया। उस नौकर का हाथ बुरी तरह से जलने लगा। वो जैसे ही दर्द से चिल्लाने वाला था कि रुक्षित ने टिश्यू पेपर उठाकर उसके मुंह में घुसा दिया, जिससे उस नौकर की चीख उसके मुंह में ही रह गई। रुक्षित ने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था। उस नौकर की आंखों से अब पानी निकलने लगा था। रुक्षित का गुस्से से भरा चेहरा देख वो कांप रहा था। हमारी मासूम सी आरना इन सब बातों से अनजान अपना पेट पकड़कर खाने का वेट कर रही थी। आरना ने जब बहुत देर बाद भी खाना सर्व होते हुए नहीं देखा तो उसने अपना सर खाने की ओर कर लिया। तब तक वो नौकर उस रूम से बाहर जा चुका था।
आरना ने उस नौकर को वहां ना देख रुक्षित से बोली, अरे वो कहां चला गया? और खाना सर्व नहीं करना था तो बता देता, ऐसे बिना बताए चला गया। सच में यहां पर भी सब आपके जैसे हैं, बड़े अजीब। ये कहकर आरना ने जल्दी से 2 प्लेट्स लगाई और जल्दी जल्दी खाने लगी। रुक्षित ने उसे देखा और जाकर अपना हैंड वॉश करके आ गया और आरना के पास बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद आरना ने रुक्षित को देखा और कहा, अब मैं क्या करूं? रुक्षित ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या करूं से क्या मतलब? मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है और मुझे अब नींद भी नहीं आएगी। एक काम करती हूं, पूरा घर घूमकर देख लेती हूं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये कहकर आरना सोफे से उठकर खड़ी हो गई। वो जैसे ही बाहर जाने लगी, रुक्षित ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। रुक्षित के ऐसा करने पर आरना एकदम से हड़बड़ा गई और वहां से उठने लगी और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। रुक्षित ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें अगर रूम से बाहर जाना है तो अपने बदन को ढक के जाओ, नहीं तो रूम में ही रहो। अरे अजीब जबरदस्ती है, इन कपड़ों में क्या खराबी है? आरना ने रुक्षित को घूरते हुए कहा। अब रुक्षित ने उसकी कमर को टाइटली अपनी बाहों में कसते हुए कहा, इन कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन सभी की आंखें भी अच्छी नहीं होती हैं। इसीलिए तुम्हें जो पहनना है इस रूम में पहनो। चाहो तो रूम में बिना कपड़ों के रहो, लेकिन बाहर अच्छे कपड़े पहनकर जाओ। रुक्षित को बार बार उस नौकर की वो आंखें याद आ रही थी जो थोड़ी देर पहले आरना को बुरी नजर से देख रहा था। आरना ने उसे कुछ नहीं कहा और उसकी गोद से उठने लगी। रुक्षित ने उसे देखते हुए कहा, कोई फायदा नहीं, अब जिंदगी भर तुम्हें यही रहना है। आरना ने रुक्षित को घूरते हुए कहा, यहां बैठने से अच्छा मैं सोफे पर बैठ जाऊं। रुक्षित ने आरना के मजे लेते हुए कहा, क्यों, मेरी गोद में क्या बुराई है? रुक्षित की बात सुन आरना के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने रुक्षित को देखा जो उसे ही देख रहा था। आरना ने रुक्षित की गोद से उतरकर कहा, गेंडा कहीं का। यह कहकर वो वहां से बैल्कनी में भाग गई। आरना के जाते ही रुक्षित का फेस एकदम सीरियस हो गया और वो तेज कदमों से चलकर रूम से बाहर चला गया। उसने रूम को बाहर से लॉक कर दिया, फिर जल्दी से हॉल में जाकर सोफे पर शान से बैठ गया। उसके बैठते ही रामू जल्दी से उसके पास आया और बोला, बॉस, एवरीथिंग इज फाइन? अभी जो कमरे में खाना लेकर आया था उसे मेरे सामने लेकर आओ। रुक्षित ने अपनी कठोर और खतरनाक आवाज में कहा, जिसे सुनकर सब डर गए। रुक्षित ने अपना हाथ आगे किया तो रामू ने उसके हाथ में सिगार रख दी। रुक्षित ने उस सिगार का एक कश लिया और अपने होठों को गोल करके उसका धुआं उड़ाने लगा। रुक्षित जब भी गुस्से में होता था तो वो ऐसा ही करता था। वो नौकर जिसे सब ढूंढ रहे थे वो पैलेस के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो नौकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने डरते हुए पीछे देखा जहां रामू उसे ही देख रहा था। रामू ने उसके हाथ को पकड़ा और खींच कर ले जाकर रुक्षित के पैरों के पास फेंक दिया। रुक्षित ने अपने मुंह में बहुत सारा धुआं लिया और एक साथ उस नौकर के मुंह पर फेंक दिया। रुक्षित के ऐसा करने पर उस नौकर को बुरी तरह से खांसी आने लगी। धुआं उस नौकर के नाक और आंखों में चला गया, जिससे उसकी आंखें जलने लगी। रुक्षित ने उस नौकर के हाथ पर अपना पैर रखा और उसे मसलते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी नजरें उठाकर देखने की? उस नौकर ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, गलती हो गई बॉस, छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उस नौकर की बात सुन रुक्षित ने अपना सर टेढ़ा करके अपनी डरावनी आवाज में बेहद खतरनाक तरीके से कहा, छोड़ दूं तुम्हें, छोड़ दूं? ठीक है, चलो, छोड़ दिया तुम्हें। यह कहकर रुक्षित ने उस नौकर के सीने पर चाकू से वार किया और उसको
सीने से लेकर पेट तक चीर दिया। यह नजारा देख सबकी आंखें डर के कारण फैल गई। सबने अपना चेहरा नीचे कर लिया। रुक्षित ने उसके सीने पर सिगार फेंक दी और बोला, ऐसे लीचड़ अगर मेरे सामने आए तो उसके साथ साथ उसे लाने वाले के भी चीथड़े उड़ेंगे। इससे बुरी मौत होगी उसकी। और वो लेडी तुम सबकी लेडी बॉस है, इसीलिए ध्यान रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबका मुंह बंद रहेगा। अगर गलती से भी इस पैलेस में आर का जिक्र हुआ तो उसकी मौत पक्की है। यह कहकर रुक्षित अपने कमरे में चला गया। रुक्षित ने जैसे ही रूम का लॉक खोला वैसे ही उसके मुंह पर तकिया आकर गिरा। रुक्षित का ध्यान नहीं था, जिस कारण वो तकिया उसके मुंह पर लग गया। उसने वो तकिया पकड़ा और सामने देखा, जहां आरना बेड के पास खड़ी अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर रुक्षित को बुरी तरह घूर रही थी। रुक्षित ने उसे देखा और कमरे के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर दिया। आरना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूम में लॉक करके जाने की? मेरी हिम्मत तुमने अभी देखी ही कहां है, जिस दिन देखोगी ना पूरी की पूरी हिल जाओगी। यह कहकर रुक्षित आरना की तरफ बढ़ने लगा। रुक्षित की बात सुन आरना थोड़ी सी डर गई और रुक्षित को अपने पास आता देख जल्दी से बेड पर चढ़ गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने अपना फोन देखा जो साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। आरना ने फोन उठा लिया और देखा तो उसमें शिवू के मैसेज थे। उसने मैसेज बॉक्स खोलकर देखा जिसमें लिखा था, कहां हो तुम यार, एक बार तो बता दो, तुम्हारा फोन किसने उठाया था? उसने मुझे धमकी क्यों दी? तुम कहां हो, किसके साथ हो? आरना ये सब मैसेज पढ़कर चौंक गई और अपने मन में बोली, मेरा फोन किसने लिया था? उसने रुक्षित को देखा जो लैपटॉप लेके बैठा था। उसने उसे देखकर मुंह बिगाड़ा और शिवांश को कॉल किया। एक रिंग जाते ही वहां से फोन रिसीव हुआ। शिवांश बोला, हेलो, कौन? कौन क्या? मैं बोल रही हूं, तुम्हारी जाने तमन्ना। आरना अपनी आवाज में मिठास घोलकर नोटी आवाज में बोली। आरना की बात वहां बैठा रुक्षित सुन रहा था। उसने जब आरना की बात सुनी उसका दिल डूबा डूबा सा हो गया। रुक्षित ने आरना को गुस्से से देखा और खुद से बोला, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई किसी से ऐसे बोलने की? वो अपनी जगह से उठा और आरना के पास जाने लगा। आरना पेट के बल लेटकर शिवांश से बात कर रही थी। रुक्षित उसके पास गया और उसके साइड में लेट गया। अपने पास रुक्षित को देखकर आरना थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को संभालकर अपना मुंह बनाकर शिवांश से बात करने लगी। आरना का ऐसा बर्ताव रुक्षित को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गुस्से में आरना की कमर को जोर से पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। रुक्षित के ऐसा करने पर आरना की हल्की सी कराह निकल गई, जिसे सुन शिवांश आरना से बोला, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? आरना बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू बोल, क्या कह रहा था? रुक्षित ने आरना को खा जाने वाली नजरों से देखा और उसकी कमर को पकड़ लिया और अपने हाथों से उस पर हरकत करने लगा। रुक्षित की इस हरकत पर आरना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके हाथ से उसका फोन बेड पर से नीचे गिर गया। रुक्षित को शिवांश से बहुत जलन हो रही थी। आरना उससे इतने प्यार से जो बात कर रही थी। रुक्षित की इस हरकत पर आरना को गुस्सा आया और उसने रुक्षित का हाथ पकड़कर गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? रुक्षित आरना को शिद्दत से देखते हुए बोला, मैंने क्या बदतमीजी की? ये कहते वक्त रुक्षित ने अपना एक पैर आरना के पैर पर रखा और धीरे धीरे उसका पैर आरना के पैर पर फिसलने लगा, जिससे आरना का रोम रोम सिहर गया। वो आरना को जानबूझकर तंग करना चाहता था। उसने रुक्षित के पैर को अपने पैर से हटाते हुए कहा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? रुक्षित ने कहा और अब वो आरना के इतने करीब आकर मदहोश हो रहा था। उसका दिल बगावत पर उतर आया था। आरना रुक्षित की जुनून से भरी आंखें देख सहम गई।
उसने रुक्षित को अपने हाथों से दूर करते हुए कहा, प्लीज प्लीज दूर रहिए मुझसे, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। रुक्षित ने उसे अपने और पास खींचते हुए कहा, इसमें अजीब क्या है? इट्स नॉर्मल बेबी। आरना का दिल रुक्षित की बातों से धक धक करने लगा। उसे हल्का हल्का पसीना आ रहा था। रुक्षित ने उसे अपनी जुनून से भरी आंखों से देखा और कहा, शिद्दत से चाहेंगे तुम्हें इतना कि कयामत से कयामत टकराएगी। वहां शिवांश फोन पर इन दोनों की आवाज अब तक सुन रहा था। आरना के साथ किसी लड़के की आवाज सुनकर वो गुस्से से लाल होकर कांपने लगा और उसने अपना फोन फर्श पर जोरों से दे मारा। यहां रुक्षित की बात आरना के समझ में नहीं आई, इसीलिए उसने कंफ्यूज्ड नजर से रुक्षित को देखा। रुक्षित आरना को देख अपने मन में बोला, पता नहीं कैसा यह एहसास है, लेकिन जो भी है बहुत सुकून है इसमें। जिस माफिया के सीने में दिल नहीं पत्थर है, उसी के दिल में तुमने सुनामी ला दी है। पता नहीं अब ये सुनामी हम दोनों को कैसे बहा कर लेके जाएगी, जिसमें इस आर की मोहब्बत तबाही मचाएगी। बहुत गलत कर दिया तूने आरना सिंघानिया। नहीं नहीं, आरना रुक्षित ठाकुर, बहुत गलत किया जो इस बेदर्द माफिया के सीने में दबे दिल को बाहर निकाला। अब ये मोहब्बत जुनूनी होगी। आर की धड़कन बनी है तू, मेरे सच से अनजान गुनाह कर बैठी है तू, जिसकी सजा होगी तो बेशुमार मोहब्बत, सुकून, नहीं तो जिंदगी भर का दर्द। अब जो भी है इसे झेलने के लिए तैयार रहना मेरी महबूबा। अब तुम केवल रुक्षित ठाकुर की नहीं, माफिया डॉन आर द बादशाह की जुनून भरी मोहब्बत देखोगे, जो हर हद पार कर जाएगी। अब मेरे हर मकसद में तू जड़ चुकी है। जितना बड़ा मेरा मकसद है, उसके साथ साथ तू भी उतनी जुड़ी है। लड़कियों से नफरत करने वाला ये बादशाह अब अपनी रानी के आगे दिल हार चुका है। क्या दुनिया की सारी हदें पार कर जाएंगी रुक्षित और आरना की मोहब्बत? जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुक्षित के दिल में आरना के लिए